उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, आज हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमारा देश विविधतापूर्ण देश है और यही हमारे देश की पहचान है कि हम अनेक विविधताओं में एकता को समेटे हुए हैं और अलग अलग राज्यों की संस्कृति, परंपरा, विरासत, कला और अलग अलग राज्यों की भाषाएं जब एक सूत्र में बंधती हैं तो वो एक भारत बनाती हैं। और इस राष्ट्र में हमारे सभी राज्यों की संस्कृति, कला और परंपरा की अहमियत है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भी हमारी विविधता का एक बड़ा अभिन्न अंग है और हम अपने राष्ट्र की कल्पना पूर्वोत्तर क्षेत्र के बिना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों को ही समर्पित है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर आपके साथ ये साझा करना चाहेंगे कि आज कर्तव्य पथ पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां हमने देखी, इन सुंदर झांकियों में हमारे पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की झांकी भी देखने को मिली और इस झांकी के माध्यम से हमें त्रिपुरा की जीवंत संस्कृति की झलक देखने को मिली। तो श्रोताओं, अभी आपने कर्तव्य पथ पर आज त्रिपुरा की झांकी की ये धुन सुनी। अब हम सीधे अपने अगरतला संवाददाता कुणाल शिंदे से जुड़ रहे हैं और इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। कुणाल, इस बार त्रिपुरा ने विशेष प्रतिनिधित्व पूर्वोत्तर राज्यों का किया। आप कर्तव्य पथ पर क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को इस बारे में विस्तार से? जी, काफी महत्वपूर्ण दिन रहा आज त्रिपुरा के लिए। जैसे कि आपने अभी जैसे बताया कि त्रिपुरा की झांकी जो है, जिसमें खर्ची पूजा का एक डिपिक्शन किया गया था, ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखा गया है कि खर्ची पूजा का डिपिक्शन जो टैब्लो है, ये त्रिपुरा की जो झांकी है एक कर्तव्य पथ पर और खास तौर पे रिपब्लिक डे के दिन ये देखने को मिली। इसमें खर्ची पूजा के बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये काफी यहाँ का त्रिपुरा का काफी महत्वपूर्ण उत्सव है। ये 7 दिन होता है, जुलाई के महीने में ये होता है। पहले जैसे कि जो यहाँ की जो जनजातीय समुदाय है वो यहाँ पे ये खर्ची पूजा का आयोजन और इसमें भाग लेते थे, बट कुछ सालों से देखा जाता है कि जो बंगाली समुदाय है यहाँ का वो भी बढ़ चढ़कर इस पूजा में हिस्सा लेता है। तो जो झांकी आपने देखी उसमें भी आपने देखा रहेगा कि जो गॉड्स है, 14 गॉड्स कहते हैं, चतुर्दशा देवता इसको कहा जाता है। ये अगरतला के नजदीक खैरपुर करके जगह है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। काफी पवित्र स्थान है ये त्रिपुरा का। और ये जो भगवान की आपने मूर्तियां भी कुछ देखी रहेगी, जो वहाँ पे जो लोग थे पार्टिसिपेंट्स जो रिपब्लिक डे में त्रिपुरा के टैब्लो में, तो उनके हाथों में ये देखने को मिली रहेगी। तो ये काफी इसकी विशेषताएं है। और ये भी एक बड़ी बात है त्रिपुरा के लिए कि नॉर्थ ईस्ट, पूरे 8 जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, इसमें से सिर्फ त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य रहा जिसका टैब्लो हमें देखने को मिला। कुणाल, हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इस बार विशेष पहल के तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलग अलग राज्यों से लोगों को भी आमंत्रित किया गया था कर्तव्य पथ पर इस समारोह में, तो त्रिपुरा से किन लोगों को बुलाया गया था? देखिए, ये 6 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है ये त्रिपुरा के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। जो यहाँ का ओबीसी वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का, तो इन्होंने ये फैसिलिटेट कराया है। उनका ये सत्कार भी किया गया। ओबीसी वेलफेयर मिनिस्टर है शंतना चकमा, उन्होंने भी उनका फेलिसिटेशन किया था। तो ये काफी अच्छी बात है। इनको स्पॉन्सर किया गया, इनको जो कर्तव्य पथ पर आज का जो रिपब्लिक डे है इसका सेलिब्रेशन देखने के लिए। और पिछले कई सालों में भी देखा गया है, जैसे जब से मोदी सरकार आई है तब से देखा गया है कि जिनका जो चेंजेस लेके आ रहे हैं सोसाइटी में, उनको भी विशेष
विशेष तौर पर उनको बुलाया जाता है कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे के दिन, और उनको ये दिखाया जाता है, उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो ये काफी एक्साइटमेंट और एंथुसियास्टिक माहौल होता है ये त्रिपुरा जैसे छोटे से राज्य के लोगों के लिए। जी बहुत धन्यवाद कुणाल इस विस्तार से। जो है सिक्किम देश के हर राज्य में अपने स्तर पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और सिक्किम में गणतंत्र दिवस का ये महोत्सव किस तरह से मनाया गया हमारे श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिल्ली रामदुलाल। सिक्किम राज्य में आज 76वां गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने राजधानी गान्तोक के पाल्जोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामाङ, मंत्रीगण, विधायकगण, भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा, यह वर्ष हमारे राज्य के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है जब हम भारत गणतंत्र में विलय की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने के बाद सिक्किम का चौतरफा विकास हुआ है। ये वर्ष हमारे राज्य के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है जब हम भारतीय गणतंत्र में विलय की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारा सिक्किम देश का विभिन्न अंग बनने के बाद सर्वांगीण विकास में विकसित हुआ है। आधुनिकीकरण और विकास के लिए बढ़ाए गए कदम में हमने अपनी समृद्धि, संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। विगत वर्षों में सिक्किम ने पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से लेकर शासन और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की है और सिक्किम दूसरे राज्यों के लिए अनुकरण के लिए एक आदर्श राज्य बना है। आइए इस अवसर पर उल्लेखनीय उपलब्धियों पर गर्व करें जिन्हें हासिल करके सिक्किम राज्य ने पिछले 50 वर्षों में विकास और प्रगति के एक मॉडल राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। राज्यपाल ने सिक्किम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला और कहा, प्रदेशवासियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सिक्किम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं अब तक के सिक्किम प्रवास के 6 महीनों के अनुभव से देखा है, सिक्किम राज्य के विविध क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के निवासी अत्यंत कर्मशाली और विषम परिस्थितियों में भी मुस्कान के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं और सिक्किम विश्व का एकमात्र जैविक राज्य है और यहाँ के स्थानीय कृषकों में अद्वितीय उत्पादकता की क्षमता है। हालांकि उनके उत्पादों में अभी बड़ा बाजार नहीं मिल पा रहा और आज मुझे खुशी है कि सिक्किम के एक ऑर्गेनिक किसान को माननीय राष्ट्रपति जी ने दिल्ली बुलाया है और वह उनका सम्मान करने वाले हैं। सरकार को चाहिए कि वो अपने स्तर पर सहयोग से उनके उत्पादों को प्रदेश से बाहर भेजने की उचित व्यवस्था करे ताकि उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। हमारा राज्य अपार प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। इससे पहले राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में पुरस्कार और पदक भी प्रदान किया। इसमें पुलिस पदक, सिक्किम राज्य सराहनीय सेवा पुरस्कार, सन 1971 के युद्ध के दिग्गजों का सम्मान भी शामिल थे। Home Affairs, Government of India, on the occasion of the 76th Republic Day, Shri Sonam Dechu Bhutia, Superintendent of Police Mangan, has been awarded President's Police Medal for Distinguished Service. Similarly, Shri Hemraj Rai, Deputy Inspector General Namchi, has been awarded Police Medal for Meritorious Service. And Shri Bishnu Bhakta Sharma, Assistant Sub-Fire Officer, has been presented Fire Service Medal for Meritorious Service. गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से कथक नृत्य, सेना द्वारा भांगड़ा नृत्य, मिजोरम से बांस नृत्य, सांस्कृतिक लेप्चा भुटिया नेपाली एकीकरण नृत्य, श्रीमती सोनम डोमा द्वारा देशभक्ति गीत, पृष्ठभूमि नृत्य के साथ संस्कृति विभाग के कलाकार ने राष्ट्रगान का सामूहिक गायन प्रस्तुत किया।
इसी तरह सिक्किम राज्य के 6 जिले और महकुमा स्तर में भी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गान्तोक से मैं डीडी रामदुलाल। आज हम कार्यक्रम में त्रिपुरा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण। त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 3 शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख है। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियां, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय है। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहां पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियां और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खान पान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेबा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खार्ची पूजा
जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला राज्य की राजधानी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आएं और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, पर्यावरण आज के समय की एक बहुत बड़ी चिंता है और पर्यावरण में जैव विविधता के बिगड़ते संतुलन को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब जैव विविधता हमारी खतरे में होती है तो पर्यावरण भी खतरे में होता है। लेकिन जैव विविधता के संतुलन को बनाए रखने में हमारे पूर्वोत्तर राज्यों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के प्रति उनके सजग होने से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी एक विशेष कार्यशाला का इन दिनों आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला में जैव विविधता की यानी बायोडायवर्सिटी के संतुलन को बनाए रखने की चिंता पर विस्तार से बात की जा रही है। आइए हमारे अरुणाचल प्रदेश के संवाददाता राकेश डोले से इस कार्यशाला पर ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। अरुणाचल प्रदेश देश में जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है, जो लगभग 80% वन क्षेत्रों से भरा हुआ है। लेकिन आज ये वन क्षेत्र विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से इस सप्ताह बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज थीम पर 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जैव विविधता के पारिस्थितिक, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों, इसके खतरों, संरक्षण रणनीति और जलवायु परिवर्तन समन की खोज करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर महेश चाय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र में कुछ प्रतिशत की कमी आना चिंता का विषय है। फॉरेस्ट कवर हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें ये बात मान के चलना पड़ेगा कि हमारा जो फ्यूचर है वो हम पे ही डिपेंड करता है, स्पेशली भारत का फ्यूचर, क्योंकि हमारा 84,000 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसमें 80% हमारा फॉरेस्ट कवर हुआ करता था। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 साल में मुझे लगता है कि कुछ परसेंट का उसमें जरूर कमी आ गया है। उस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा, वापस हमें किस तरह से हमारे फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है। और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो हमारा वाटर बॉडीज लॉस्ट हो रहा है, हमारा ड्राई वाटर सोर्स सूख रहा है, हमारा फ्लड का प्रॉब्लम आ रहा है या हमारा क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग जो गर्मी का कंप्लेन कर रहे हैं, उस चीज़ से हम खुद को कैसे बचाए उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर के कबीर ने बायोडायवर्सिटी के संरक्षण में बीएसआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। थीम ऑफ दिस वर्क इज टू हाउ टू एनहांस द people to know what is the biodiversity and how to conserve, what is the problem is coming on the day, what is the climate change, how it affects, what is the global warming, everything we have to explain mainly for the students. For that theme we are conducting a 2-day national program. We have to call all the experts from different thematic people who is doing the taxonomic, plant taxonomic work, who is doing the animal taxonomy, animal collection work, especially on effect on our Arunachal Pradesh state. Yes, we have the wealth of our Arunachal state, more wealth of plants, animals, what everything. That is randomly, it is decreasing now day and day.
कार्यशाला में उपस्थित सभी ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में बायोडायवर्सिटी संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। इसमें विभिन्न पर्यावरणीय पहलों में नाबार्ड की भूमिका पर भी चर्चा की गई। पूर्वोत्तरदायरी के लिए राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। खेलों में पूर्वोत्तर राज्यों ने हमेशा से ही अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो या अन्य खेल। फुटबॉल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने इस खेल को लेकर भारत की प्रसिद्धि को बढ़ाया है और हम फुटबॉल के मामले में जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उसमें इन राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों में समय समय पर फुटबॉल की अलग अलग लीग्स का आयोजन किया जाता है। 2 महीने तक चलने वाली नागालैंड में एक ऐसी ही लीग का आयोजन किया जा रहा है, नागालैंड सुपर लीग। इस लीग में जो टीमें हिस्सा लेंगी वो आपस में फुटबॉल के अलग अलग मैच के जरिए प्रतिस्पर्धा करेंगी और हम इस लीग के माध्यम से ये भी देखेंगे कि किस तरह से पूर्वोत्तर राज्य फुटबॉल के खेल को हमारे देश में बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं। तो आइए नागालैंड से हमारी संवाददाता असोनो से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं जो हमें नागालैंड में आयोजित होने वाली नागालैंड सुपर लीग के बारे में विस्तार से बता रही हैं। नागालैंड सुपर लीग नागालैंड सरकार, नागालैंड फुटबॉल एसोसिएशन और नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन की पहल है। इसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मंजूरी और समर्थन भी मिला है। इस लीग में 7 क्लब 2 महीना तक होम और अवे फॉर्मेट में खेलेंगे। मैच 2 जगहों पे होंगे, चुमकीदमा फुटबॉल स्टेडियम और IT स्टेडियम कोहिमा। क्लब में शामिल है नागालैंड यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब, भारत फुटबॉल क्लब, फ्रंटियर वॉरियर्स, रेड स्कार्स फुटबॉल क्लब, सेक्सल जुब्जा फुटबॉल क्लब, लोंगटेरोक फुटबॉल क्लब और 27 यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अबू मेहता ने कहा कि उन्होंने इस लीग के पूरे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को बहुत प्रोफेशनल तरीका से तैयार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता फुटबॉलर्स है और पूरे फोकस लीग के दौरान फुटबॉलर्स पर रहेंगे। Our priority is footballers first and footballers throughout the league, create opportunities, new teams, new football, and also to project Nagaland into the national limelight of the football scenario. I think this league should have happened 10 years ago. We are late, but I think it's better late than never. But we're planning the league in such a way that there's grassroots development. Under 20 players are going to be watched by the Nagaland selection board because immediately after the league, the under 20 national championship is taking place. So the under 20 team for Nagaland, the coaches are going to be looking out. We are also working with a lot of stakeholders, the All India Football Federation, private corporate companies, CSR initiatives, and even foreign governments. नागालैंड सुपर लीग के पहले सीजन की विनर टीम को 10 लाख रुपए का टॉप प्राइज मिलेगा। साथ ही साथ इंडिविजुअल प्राइज भी होंगे। इनॉग्रल मैच में भारत फुटबॉल क्लब और नागालैंड यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के बीच मुकाबला होगा। ये मैच चुमकीदिमा स्टेडियम में खेले जाएंगे। पूर्वोत्तर डायरी के लिए असुन्यो, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार। खुल के खिलखिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन, ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। खुल के खिलखिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन, ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली 2 पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां जोड़ रही
एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।